नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन में। ये जो चैनल है ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का हिस्सा है और ये जो हमारी क्लासेस यहाँ पर चल रही हैं ये है स्पेशली बीईओ परीक्षा के लिए, है ना। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की भर्ती के लिए हम यहाँ पे प्रॉपर तैयारी करवा रहे हैं और इस क्रम में हमारी अभी 2 क्लासें या 3 क्लासें लगातार चल रही हैं जियोग्राफी की। इसके अलावा एक क्लास हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे यूपी जीके की और एक क्लास हम ले रहे हैं पॉलिटी की। तो इस तरीके से यहाँ पर पर डे क्लासेस चलती हैं और आपको पूरी तैयारी कंप्लीट फ्री में यहाँ पर बीओ की करवाई जाएगी। इसके अलावा अगर आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहें तो जो नीचे नंबर आ रहे हैं इन पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, इन पर कॉल करके आप हमसे बातचीत कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से आज का टॉपिक। पॉलिटी में आज का हमारा टॉपिक रहेगा चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री। तो देखो, इसके बारे में बेसिक बात मैं आपको बता दूं। यहाँ पर जो स्थिति केंद्र में प्रधानमंत्री की होती है, पीएम की होती है, वही स्थिति राज्यों में सीएम की होती है। ध्यान रखना, चीफ मिनिस्टर की होती है, बिल्कुल सेम बिल्कुल सेम है। जिस तरीके की पावर पीएम एंजॉय करता है सेंट्रल में, उसी तरीके की पावर एंजॉय करता है मुख्यमंत्री राज्य में। ठीक है, कोई खास अंतर नहीं है, बिल्कुल एक जैसे ही है ये पद दोनों के दोनों। तो चलिए समझते हैं इसके बारे में। संविधान द्वारा सरकार की संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि मुख्यमंत्री वास्तविक। दूसरे शब्दों में राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है, जबकि मुख्यमंत्री सरकार का। इस तरह राज्य में मुख्यमंत्री की स्थिति उसी तरीके की है जिस तरीके की केंद्र में प्रधानमंत्री की है। जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया वही बात है सारी की सारी। ठीक है। संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति और उसके निर्वाचन के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। केवल अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। यहाँ पर समझ लेना चाहिए कि जिस तरीके से केंद्र में पीएम की नियुक्ति होती है, चुनाव नहीं होता, उसी तरीके से राज्य में सीएम की भी नियुक्ति होती है, चुनाव नहीं होता है। ठीक है, जिन लोगों को भी लगता है कि भारत में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का चुनाव होता है तो वो लोग गलत है। ठीक है, इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखना कि ना तो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, ना ही मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। इन दोनों ही पदों पर होती है नियुक्ति। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना मेरी। चुनाव जो होता है वो राज्य में होता है विधायक की पोस्ट के लिए और केंद्र में होता है सांसद की पोस्ट के लिए। बाद में इन्हीं लोगों से चुने जाते हैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। ठीक, अब देखो, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकता है। ठीक है ना। हाँ, मुख्यमंत्री किसको बनाया जाएगा? तो राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है, ये नियम है। मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे? जो राज्य विधानमंडल में, राज्य विधानमंडल का अर्थ हो गया यहाँ पर जो विधानसभा है, उसमें जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिलेंगी वो पार्टी जिसे अपना नेता मान लेगी उसी को बना दिया जाएगा उस राज्य का मुख्यमंत्री। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत ना हो, अगर बहुमत मिल गया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन मान लीजिए अगर किसी एक पार्टी को बहुमत ना मिले तब फिर क्या होगा? तब फिर ऐसी स्थिति में साथियों जो गठबंधन का नेता होगा, जो गठबंधन की सरकार बनेगी, उसका जो नेता होगा उसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ठीक है, हाँ, ठीक है, हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, स्थिति ये भी हो सकती है कि अगर किसी दल को स्पष्ट बहुमत ना हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल सबसे बड़े दल या दलों के समूह के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करेंगे और उसे 1 महीने के भीतर संसद में, मतलब सदन में विश्वास मत हासिल करना होगा। आई बात समझ में? नहीं आई तो ये यहाँ पर नियम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखो, राज्यपाल अपने व्यक्तिगत फैसलों द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति तब कर सकता है जब कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री की मौत हो जाए और उसका कोई उत्तराधिकारी तय ना हो। ठीक है, यानी राज्यपाल इस मामले में तब थोड़ा सा पावरफुल हो जाता है
जब पद के दौरान मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाए और उसका कोई उत्तराधिकारी भी घोषित न किया जाए। हालांकि मुख्यमंत्री की मृत्यु के पश्चात सत्तारूढ़ दल सामान्यतः नए नेता का चुनाव कर लेता है। यानी ये मत समझ लेना कि जैसे मान लीजिए केंद्र में अभी मोदी जी हैं, अब भगवान न करे उनको कुछ हो जाए, लेकिन मान लीजिए अगर उनकी मृत्यु हो गई तो ऐसा थोड़ी है कि प्रधानमंत्री कुर्सी खाली हो जाएगी, अब उस पर कोई नहीं बैठेगा। भाई बिल्कुल बैठेंगे, क्यों नहीं बैठेंगे। तो जैसे ही उनकी मृत्यु होगी, वो मृत्यु है वो बात अलग है, लेकिन पार्टी भी चलानी है तो तुरंत के तुरंत कोई नया कैंडिडेट प्रधानमंत्री पद के लिए चुन लिया जाएगा, उसी दिन चुन लिया जाएगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। मीटिंग करके उसी दिन चुन लिया जाएगा, घोषणा बाद में होती रहेगी, लेकिन हाँ उत्तराधिकारी तत्काल रूप से चुन लिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि किसी के होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता, जो प्रक्रियाएं हैं वो चलती रहेंगी, ठीक है। हाँ तो सत्तारूढ़ दल सामान्यतः नए नेता का चुनाव कर लेता है और राज्यपाल के पास उसे मुख्यमंत्री नियुक्त करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होता। यानी राज्यपाल का कोई ज़्यादा काम यहाँ पर नहीं है, ठीक है। चलिए, संविधान में ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है कि मुख्यमंत्री नियुक्त होने से पूर्व कोई व्यक्ति बहुमत सिद्ध करे। राज्यपाल पहले उसे बतौर मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है और फिर एक उचित समय यानी लगभग 1 महीने के भीतर उसे बहुमत सिद्ध करने को कह सकता है, ठीक है। ऐसा बहुत से मामलों में हो चुका है। यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है उसको पहले बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया जाएगा, उसके 1 महीने के भीतर उसको जो है ये सिद्ध करना पड़ेगा कि मेरे पास पर्याप्त बहुमत है मुख्यमंत्री बनने के लिए। जो नियम है वो नियम है, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसको भी मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। यानी अगर सरकार चाहे, अगर बीजेपी चाहे तो एक राह चलते व्यक्ति को, जिसे कोई जानता भी नहीं है, जिसने जीवन में कोई चुनाव नहीं लड़ा है, उसको भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना सकती है। किसी भी व्यक्ति को, मुझे भी बना सकती है। मैंने जीवन में कोई चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन अगर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व मुझे पसंद करने लगे, मान लो ऐसा हो जाए, तो तुरंत के तुरंत जो है मुझे यूपी का सीएम बना दिया जाएगा। और फिर भले मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने चुनाव लड़ा है, जीता है, हारा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भले मैं विधानसभा का सदस्य नहीं हूँ, फिर भी मैं विधायक नहीं हूँ, फिर भी सीएम बन जाऊँगा। तो एक सामान्य व्यक्ति को जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसको भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, ठीक है। हाँ, लेकिन करना क्या होगा? करना ये होगा कि उसे 6 महीने के भीतर सदन के किसी भी सदस्य की, मतलब सदन में किसी भी जो सदन है उसके किसी भी, जैसे हमारे यहाँ पे आप देखोगे तो यूपी में जैसे क्या है कि एक विधानसभा है, एक विधान परिषद है ना। तो जो हमारा विधानमंडल है उसके किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होगी, चाहे तो मुझे विधानसभा की सीट लेनी होगी, चाहे विधान परिषद की लेनी होगी, लेकिन 6 महीने के भीतर मुझे ऐसा करना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मेरे मुख्यमंत्री का पद समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ये नियम है। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री को विधानमंडल के 2 सदनों में से किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है। यानी चाहे तो आप विधानसभा से सदस्य हो या विधान परिषद से हो, लेकिन होना जरूरी है। सामान्यतः मुख्यमंत्री निचले सदन यानी विधानसभा से चुना जाता है। ये सामान्यतः है, ऐसा जरूरी नहीं है कि विधानसभा से ही चुना जाएगा, ध्यान रखना। लेकिन अनेक अवसरों पर उच्च सदन विधान परिषद के सदस्य को भी बतौर मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। आगे देखो, मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है, वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। यद्यपि इसका तात्पर्य यह नहीं है कि राज्यपाल उसे किसी भी समय बर्खास्त कर सकता है। यानी ऐसा नहीं है कि राज्यपाल के मन में आई तो बाबा जी से कहते नहीं चलो उठाओ झोला अपना जाओ गोरखपुर, ऐसा नहीं हो सकता। राज्यपाल उसे तब तक बर्खास्त नहीं कर सकता जब तक उसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त है। यानी जब तक किसी भी पार्टी को विधानसभा में बहुमत प्राप्त है उसका नेता मुख्यमंत्री बना रहेगा, ठीक है, चाहे राज्यपाल को पसंद हो या ना हो। लेकिन यदि वह विधानसभा में विश्वास मत खो देता है तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। यानी अगर जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बना हुआ है उसको विधानसभा में बहुमत प्राप्त ना हो, विश्वास मत हासिल ना हो, तब उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। और अगर वह फिर भी त्यागपत्र नहीं देता है तो फिर राज्यपाल उसे बर्खास्त कर देगा। चलिए आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री के वेतन व भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है।
इसीलिए प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का वेतन अलग अलग होता है, ध्यान रखना, ठीक है। ये सेम नहीं है, इसीलिए इसके बारे में जानकारी आपको नहीं मिलेगी कि किस मुख्यमंत्री का वेतन कितना है, क्योंकि हर राज्य का अलग है। क्योंकि जब पहले ही लिख दिया कि राज्य विधानमंडल करेगा तो अपने अपने हिसाब से कर लेते हैं। अब जैसे दिल्ली के जो हमारे सीएम हैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी, उनका तो वेतन राष्ट्रपति के भी बराबर है, वो उससे भी ज़्यादा वेतन ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपने हिसाब से ही सेट करते हैं। तो जब खुद आपको ये अधिकार दे दिया कि भैया जैसे सैलरी लेना चाहो वैसे ले लो, तो ऑब्वियस बात है आप कम थोड़ी लोगे, ज़्यादा ही लोगे, ठीक है। राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदस्य को मिलने वाले वेतन भत्ते सहित उसके व्यय भत्ते, निःशुल्क आवास, यात्रा भत्ता तथा चिकित्सीय सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। ये सारी चीज़ें मिलती हैं किसको? मुख्यमंत्री को, ठीक है। अब जरा देखते हैं मुख्यमंत्री से जुड़े हुए प्रमुख अनुच्छेद जो पेपर में अक्सर करके पूछ लेता है, ठीक है। देखो जरा 163 में है मंत्री परिषद द्वारा राज्यपाल को सहायता व सलाह देना। 164 में है मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान। 166 में है राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई का संचालन। 167 में है राज्यपाल को सूचना प्रदान करने से संबंधित मुख्यमंत्री के दायित्व। और 177 में है सदनों से संबंधित मंत्रियों तथा महाधिवक्ता के अधिकार, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करेंगे राज्य विधानमंडल की। राज्य विधानमंडल में सामान्य रूप से 2 सदन शामिल होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन चूंकि प्रत्येक राज्य में विधान परिषद नहीं है, इसीलिए सामान्य रूप से इसका जो सेंस है वो विधानसभा से लिया जाता है। देखो, राज्य की राजनीतिक व्यवस्था में राज्य विधानमंडल की केंद्रीय तथा प्रभावी भूमिका होती है। भारतीय संविधान के 6ठे भाग में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल का गठन, कार्यकाल, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकार तथा शक्तियों के बारे में बताया गया है। राज्य विधानमंडल के गठन में कोई एक रूपता नहीं है। अधिकतर राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है, जबकि कुछ में 2 सदनीय है। वर्तमान में केवल 6 राज्यों में ही 2 सदन हैं, यानी विधानसभा और विधान परिषद दोनों। कौन कौन से हैं वो, उनके नाम देख लो यहाँ पर। ये है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर, ठीक है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में नहीं है, ध्यान रखना। जम्मू कश्मीर में विधान परिषद को 2019 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। तो अभी 6 राज्य हमारे पास, पहले 7 हुआ करते थे। जम्मू कश्मीर भी होता था पहले, बट 2019 में जब जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ, जब लद्दाख को अलग कर दिया, तब से अब इसमें विधान परिषद नहीं है, केवल विधानसभा है, ठीक। आगे देखो, आंध्र प्रदेश में विधान परिषद की स्थापना आंध्र प्रदेश विधान परिषद अधिनियम 2005 के द्वारा की गई है। ये भी मैं आपको बता दूं कि किसी भी राज्य में विधान परिषद का होना या ना होना उस राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है, ठीक है। अब जैसे यूपी है, यूपी में विधान परिषद है, तो अगर यूपी चाहे तो विधान परिषद को हटा दे। यूपी विधानसभा ये प्रस्ताव पास करके अगर संसद को भेज दे कि भाई हमें जो है विधान परिषद नहीं चाहिए, फालतू का खर्चा हो रहा है, तो संसद उसे समाप्त कर देगी, ठीक है। अगर 10 साल बाद यूपी को लगे कि नहीं विधान परिषद होनी चाहिए, तो फिर से विधानसभा ऐसा प्रस्ताव पास करे, संसद को भेज दे और फिर से विधान परिषद बन जाएगी। तो विधान परिषद का होना या ना होना ये निर्भर करता है विधानसभा के ऊपर। विधानसभा चाहेगी तो विधान परिषद होगी, नहीं चाहेगी तो नहीं होगी। और दूसरा ये भी है कि विधान परिषद कुछ करती भी नहीं है, मैं आपको ये भी स्पष्ट करूँ, विधान परिषद कुछ नहीं करती है। विधान परिषद का होना या ना होना एक बराबर है। विधान परिषद के पास डायरेक्टली कोई पावर नहीं है ना। जैसे लोकसभा राज्यसभा जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है, राज्यसभा के पास कम पावर है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ पावर है। वैसे अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे तो एक सेकेंड, हाँ, तो वैसे आप यहाँ पर देखोगे तो विधान परिषद के पास डायरेक्टली कोई पावर नहीं है, कोई पावर होती ही नहीं है। विधान परिषद कुछ नहीं करती है, इसका होना ना होना एक बराबर है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं जरा। 1956 के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम में मध्य प्रदेश के लिए भी विधान परिषद की स्थापना का उपबंध किया गया था तथा इस संबंध में राष्ट्रपति द्वारा एक अधिसूचना जारी की जानी थी, जो अभी तक जारी नहीं की गई है। इसीलिए अब तक मध्य प्रदेश में एक सदनीय विधानमंडल ही है, यानी मध्य प्रदेश में 2 सदनीय विधायिका नहीं है, विधानसभा विधान परिषद नहीं है, केवल विधानसभा है। 22 राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है।
राज्य विधानमंडल में राज्यपाल व विधायिका शामिल होते हैं। जिन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है वहाँ विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद दोनों शामिल होते हैं। ठीक है। विधान परिषद उच्च सदन या फिर द्वितीय सदन या वरिष्ठों का सदन है, जबकि विधानसभा निचला सदन, पहला सदन या फिर लोकप्रिय सदन होता है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। आगे की क्लास में जो हम बातचीत करेंगे वो करेंगे विधानसभा और विधान परिषद की। तो साथियों, अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं और बीओ की फुल फ्लेज तैयारी करना चाहते हैं तो आज इस चैनल को फॉलो कर लो। यहाँ पर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की आपको फुल तैयारी करवाई जाएगी बिल्कुल फ्री में। तो मेहनत करो, तैयारी करो, बीओ जो है हम लोग बनेंगे, बढ़िया मेहनत करेंगे। और कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछना साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।